नमस्कार। मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। जिस मध्य प्रदेश का हम हिस्सा थे उसकी कारोबारी राजधानी इंदौर, उतना बड़ा कारोबारी शहर कोई छत्तीसगढ़ में नहीं है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा व्यापार वाला शहर है। जाहिर है कि म्यूनिसिपल के पास पैसा बहुत सारा आता है और कई साल से मैंने सुना है कि देश के सबसे साफ सुथरे शहर का राष्ट्रीय पुरस्कार भी इंदौर को मिल रहा है। होगा। ऐसे पुरस्कार देने के लिए जो सर्वे टीम बाहर से आती हैं उनका क्या हाल है उसको मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं। केंद्र सरकार की सर्वे टीम कई कामों के लिए आती हैं। कुछ आती हैं कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लिए। नैक एक पैरामीटर है, तो उसके लिए आती हैं, उसके पैमाने तय किए हुए हैं। तो कौन सा कॉलेज, कौन सा विश्वविद्यालय उस पर कितना खरा उतर रहा है। ऐसे बहुत सारे सर्वे होते हैं और ऐसे कई सर्वे में बेईमानी करने के बड़े तरीके रहते हैं। जो कॉलेज यूनिवर्सिटी का नैक सर्वे मैं बता रहा हूँ, इसमें ऊपर नंबर पाने के लिए, बेहतर कॉलेज अपने आप को या विश्वविद्यालय साबित करने के लिए दिल्ली वगैरह में कई ऐसी कंसल्टेंसी फर्म रहती है जिसको आप पैसा दें तो आपको बहुत अच्छा ऊपर नंबर मिलने की गुंजाइश हो जाती है। ऐसे ही जल जीवन मिशन को लेके होती है। ऐसे ही PMGSY जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है उसका सर्वे भी ऐसा ही होता है और सफाई का सर्वे भी ऐसा ही होता है। मैं तो देखता हूँ कई शहर मैंने देखे हैं जो सफाई के मामले में बड़े बड़े अवार्ड लेके आते हैं केंद्र सरकार से और भयानक बदहाली रहती है वहाँ पर, भयानक बदहाली रहती है। होगा इंदौर साफ होगा, मैं कई साल से गया नहीं हूँ, मुझको नहीं मालूम है। लेकिन उसी इंदौर में गंदे पानी की वजह से 16 लोग मर गए हैं अभी तक, 16 लोग। और मैं आंकड़े देख रहा हूँ, भास्कर अखबार के आंकड़े हैं, बड़ा अखबार है वहाँ का। मध्य प्रदेश का आंकड़े झूठे होने का कोई कारण नहीं दिखता है मुझको। 1500 लोग बीमार हो चुके हैं, 200 लोग अस्पताल में भर्ती हैं और नगर निगम बोल रहा है कुल 4 लोग मरे हैं। अखबार कह रहा है 16 लोग मरे हैं। मुझको जब कभी भी किसी सरकारी अफसर के दिए हुए आंकड़े और किसी जिम्मेदार अखबार के निकाले हुए आंकड़ों में से किसी एक पर भरोसा करना रहेगा तो मैं अखबार के आंकड़ों पर ही भरोसा करूंगा। 16 लोग मर गए गंदे पानी से। जो तस्वीरें वहाँ की आ रही हैं वो इतनी भयानक है, उस पानी से आप नहाए भी नहीं अगर दूसरी जगह कहीं पे रहें तो। इसी खबर के साथ में अखबार में लिखा हुआ है कि हिंदुस्तान में 60 करोड़ लोग जल संकट झेल रहे हैं। 60 करोड़, ये करीब करीब आधी आबादी है देश की। कुल 140 करोड़ के करीब आबादी है, करीब आधी आबादी जल संकट में है। हिंदुस्तान की अलग अलग रिपोर्ट कहती हैं कि 2030 तक इस देश में आज जो सप्लाई हो रहा है पानी, इससे दुगने पानी की ज़रूरत रहेगी। और जो पेयजल जो है हिंदुस्तान का, उसकी क्वालिटी जगह जगह अलग अलग वजहों से ख़राब है, क्योंकि पीने का पानी अधिकतर ज़मीन के नीचे से निकाला जाता है और वहाँ पे तरह तरह के रसायन हैं, खतरनाक रसायन हैं, धातुएं हैं जिनसे पानी प्रदूषित होकर निकलता है। कहीं फ्लोराइड, कहीं यूरेनियम, कहीं कुछ और, कई तरह से प्रदूषित पानी निकलता है। लेकिन फिर भी वही पानी आज सबसे अच्छा भी माना जाता है। और देश की अधिकतर आबादी जो है भूगर्भीय जल, जिसको कहते हैं भूजल कहते हैं, उस पर निर्भर करती है। मैं ये भी देखता हूँ कि भूजल का इस्तेमाल कैसे हो रहा है। आपको अगर ध्यान होगा तो मैंने कुछ हफ्ते पहले अखबार के एडिटोरियल में लिखा था या आपके सामने यहाँ एडिटोरियल पे कहा था
कि मेरी कॉलोनी में और शहर के कई दूसरे हिस्सों में कोई मेरी कॉलोनी अधिक मुजरिम है ऐसा नहीं। पानी की धार से कारों को ऐसे धोया जाता है कि उनके टायर जो हैं, टायर तक को पानी की धार मार मार कर धोया जाता है। वो टायर जो कि गाड़ी 50 फीट आगे बढ़ेगी तो मिट्टी मिट्टी हो जाएगा, वो सड़कों पे धूल इतनी है, उसके लिए भी उसको चमका के ऐसा रखा जा रहा है जैसे शोरूम में बेचना है उस गाड़ी को। और पानी ये भूजल है जो लोगों को पीने भी इतना साफ पानी मिलता नहीं है। कॉलोनियों में, घरों में जो ट्यूबवेल लगे हुए हैं वहां से पानी सीधा पानी की धार टंकी से या पंप से लेकर रबर के पाइप की धार से पूरी सड़क सींची जाती है। मैं रोज देखता हूँ, सुबह गुजरता हूँ तो देखता हूँ चारों तरफ लोग अपने घरों के बाहर बनाए गए रैंप धो रहे हैं, कारों को धो रहे हैं, पूरी सड़क को सींच रहे हैं जैसे वो धान का खेत हो। मैंने सरकार को सुझाव दिया है बार बार कि हर बोर के ऊपर मीटर लगाना चाहिए। जमीन के नीचे के पानी तक पहुंचने की अगर आपकी ताकत है तो आप पूरी जमीन को खाली कर दो, पूरी धरती को खाली कर दो, ऐसी आपकी नीयत दिखती है। ये ठीक नहीं है। मेरा मानना है कि सरकारी नल हो या आपके घर का नलकूप वाला नल हो, मीटरिंग होनी चाहिए पानी की। कई लोगों को लग सकता है कि मैं निजीकरण को बढ़ावा दे रहा हूं और हर घर के ऊपर 20-25 रुपया महीने का टैक्स आएगा। आपको आज टैक्स महत्वपूर्ण लग सकता है कि ये तो नाजायज होगा। मैं किसी कंपनी की कमाई की बात कर रहा हूं, मैं कंपनी को बढ़ावा देना नहीं चाहता, सरकार खुद ही कर ले। लेकिन हर नल पर और हर नलकूप पर, बोरिंग पर, ट्यूबवेल पर मीटरिंग इसलिए जरूरी है कि हम पानी को इस तरह बर्बाद कर रहे हैं कि ये अंतहीन है। जमीन के नीचे का पानी अंतहीन नहीं है। पानी उस रफ्तार से रिचार्ज नहीं हो रहा है। नदियों से बह के समंदर में जा रहा है, समंदर के पानी की सतह ऊपर आ रही है। दुनिया के कई किनारे के शहर जो हैं, देश जो हैं, उनके कुछ कुछ हिस्से डूबने जा रहे हैं जल्द ही। इतना पानी हम जमीन के नीचे से निकाल कर इस्तेमाल करके नाले और नदियों के मार्फत समंदर में डाल रहे हैं कि समंदर का जल स्तर ऊपर जा रहा है। इस खतरे को हम समझ नहीं रहे हैं। पूरी दुनिया में पानी का वो भयानक संकट आने वाला है कि कुछ जानकार लोग कहते हैं कि दुनिया की अगली कई जंग, आप ट्रंप के फर्जी दावों पे मत जाना कि अभी तक 8 जंग रुकवा चुके हैं, 9 जंग रुकवा चुके हैं। मेरे मोहल्ले में रात को मैं घूमने निकला तो 2 कुत्ते बावलों की तरह झगड़ रहे थे एक दूसरे से, तो मैं थोड़ा दूर रुक गया। कुछ ही महीने हुए हैं, कुत्ते ने काटा था मुझको, 5 इंजेक्शन लगे थे, तो दूर रुक गया। उसके बाद वो एकदम सहम गए, अचानक ही चुप रह गए। मैंने पूछा एक कुत्ते से, क्या हो गया, तुम लोग इतना बुरी तरह लड़ रहे थे, चुप कैसे हो गए? तो उनमें से एक ने कहा, ट्रंप का फोन आया था कि झगड़ा नहीं करोगे तो टैरिफ लगा दूंगा। तो ट्रंप की बातों पे भरोसा मत कीजिएगा। वो अगर पानी के खर्च को घटाने के लिए, पानी के लिए होने वाले युद्ध को रोकने के लिए किसी तरह का दावा करेगा। 3 साल बाकी है अभी ट्रंप का। इस 3 साल में वो जल संकट को लेके कई तरह के दावे करेगा। मैं और आप दोनों यही रहेंगे देखने के लिए। उसके दावों पे भरोसा मत कीजिएगा। ट्रंप के रुकवाए कोई जंग रुकी नहीं है अभी तक। न गाजा की रुकी है, न यूक्रेन की रुकी है, न थाईलैंड कंबोडिया के बीच रुकी है, न भारत पाकिस्तान के बीच रुकी है। ये अपने रोके हुए अभी स्थगित है, जंग खत्म नहीं हुई है, कोई ऐसा युद्ध विराम नहीं हुआ है। तो मैं आपको बतलाऊं, पानी की कमी इतनी भयानक होने वाली है और हम में से हर कोई बेफिक्र है। मैं
1 मिनट का जो वीडियो बनाता हूँ उसमें कहा मैंने पानी की बचत कीजिए, नल को चालू मत छोड़िए, जितनी देर ब्रश कर रहे हैं, जितनी देर शेव कर रहे हैं, पानी को चालू मत रखिए नल को। तो मैं ये आंकड़े देख रहा हूँ अखबार में, पानी प्रदूषित होते चल रहा है, पानी घटते चल रहा है। आपको लगता है कि अभी से लेकर 2030 कितना है, 26 चालू हो गया है, 4 साल बचे हैं। इस 4 साल में आज के वाटर सप्लाई से 2 गुनी सप्लाई हो जाएगी। आपको लगता है 4 साल में ज़रूरत उतनी हो जाएगी? आपको बतलाऊं मैं कि ये जल मिशन जैसे जितने आंकड़े जो रहते हैं इस कदर फर्जी रहते हैं। कहीं भी एक टोंटी लगा दी और लिख दिया घर तक पानी पहुंच गया। चारों तरफ फर्जी आंकड़े हैं। मेरी अभी राज्य में सत्तारूढ़ बीजेपी है, बीजेपी के एक नेता से बात हो रही थी मेरी कल ही। उन्होंने कहा कि विधानसभा में हम लोगों ने ये मुद्दा उठाया था कि ये जल जीवन मिशन के कामकाज में, पीएचई के कामकाज में किस कदर की बेईमानी और धांधली हो रही है। जहां वाटर सोर्स नहीं है वहां टंकी बना दी, जहां पाइप नहीं बिछे हैं वहां टंकी बना दी, जहां टंकी बना दी वहां पाइप नहीं बिछे हैं। चारों तरफ ही अफरा तफरी चल रही है। अभी एक दूसरी बात बतलाता हूं मैं आपको। इंदौर की बात कर रहा था, गंदे पानी से मौतों वाली, उस पर मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। वो जो इंदौर के जो मालिक हैं, वहाँ के ज़मींदार पुराने एक हैं, पता नहीं आपने नाम सुना है क्या, कुछ कोई विजय वर्गीय ऐसे कुछ नाम है उनका, अभी ढूंढूंगा तो बताऊंगा कि वो कोई पहाड़ के नाम पे उनका, कैलाश विजय वर्गीय, वहाँ के बड़े सबसे बड़े नेता हैं, ज़मींदार हैं इंदौर के। अभी किसी एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, 25 साल पूरे कर रहे हैं शायद। उनको कुछ गाली गलौज की जुबान में उन्होंने कुछ कह दिया था, उन्होंने मौतों के बारे में पूछा था। तो आईना को तोड़ने का काम सब लोग करते हैं। आईने में चेहरा देखते हैं, चेहरा जैसा दिखता है तो तोड़ देते हैं उसको। ऐसा ही मीडिया को गाली देना बड़ा आसान हो गया है। लेकिन मौतें जो हो रही है इंदौर में, तो इंदौर के ज़मींदार को ये फिक्र तो होनी चाहिए कि उनकी ज़मींदारी में 16 मौतें गंदे पानी से हो चुकी है। 16 मौतें किसको कहते हैं? और अभी जारी है, अभी पूरा ख़त्म नहीं हुआ है। तो मैं पानी पे आ रहा था। पूरे देश में पानी का जो हाल है वो इतना ख़राब है। और कल ही मैंने शायद आपके सामने यहाँ पे कहा है या अखबार में लिखा है कि ईरान में जो बगावत अभी चल रही है सरकार के खिलाफ, उसमें जल संकट एक बड़ी वजह है, हवा में प्रदूषण दूसरी बड़ी वजह है। आपने सुना होगा, कल मैं पूरा दोहराना नहीं चाहता, और भी कई वजहें हैं। हर किसी को सावधान रहना चाहिए। इंदौर के जमींदार साहब को, क्या तो उनका नाम है, उनको सावधान रहना चाहिए। कई जमींदारियां हिल जाती हैं, किसी एक शहर की नहीं, प्रदेश की, देश की कई जगह की ज़मींदारियाँ हिल जाती हैं। 16 मौतें कम नहीं होती है। जैसे रोते चीखते बिलखते लोग मुझको इंदौर के दिख रहे हैं पानी के लिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो सबसे साफ शहर का जो वहाँ पर इनाम मिला है वो सच हो। मैंने कई ऐसे सर्वे के नतीजे बिकते हुए देखे हैं। मैं नहीं कहता कि इंदौर का झूठा ही है, लेकिन हो सकता है झूठा भी हो। अगर सबसे साफ शहर रहता तो वहाँ पे ऐसे दनादन लाशें कैसे गिरती? 6 दिन में 16 लाशें गिर गई वहाँ पर। लोग मरे चले जा रहे हैं। अस्पताल, बड़े बड़े अस्पताल हैं वहाँ पे, उसके बावजूद इतनी मौतें हो गई हैं। तो मैं आपको बतलाऊं, देश में तो बहुत सारे शहर अपने आप में भयंकर गंदे हैं। उन शहरों में पानी का क्या हाल होगा? वहाँ जब लोग मरना चालू होंगे तो उनका क्या हाल होगा? कितनी मौतों को आप रोक लोगे? और पानी लाओगे कहाँ से? क्या बोतल खरीद के लोगों को पानी दोगे? मुमकिन नहीं है वो। कोई सरकार नहीं चाहती कोई कड़वा फैसला लेना जो लुभावना ना हो। मैं पानी के मीटरिंग की जो बात कर रहा हूँ वो फैसला लुभावना बिल्कुल नहीं है।
लेकिन कई कड़वे फैसले लेने पड़ते हैं। मलेरिया पहले होता था, कुनैन दी जाती थी जो कड़वी रहती थी टेबलेट। अभी भी बहुत सारी दवाइयाँ कड़वी रहती हैं। नागपुर का जिक्र मैंने पहले किया था, वहाँ पर पूरे नलों में मीटर लग गए। पानी 24 घंटे आने लगा और खपत 20% गिर गई। 2-2 घंटे पानी आता था सुबह शाम, अब सप्लाई बंद ही नहीं होती। 24 घंटे सप्लाई है और खपत 20% गिर गई, क्योंकि 10 रुपया 20 रुपया कुछ ऐसा लोगों को देना पड़ता है 100-150 लीटर के बाद में, ऐसा कुछ है। शुरू का कुछ हिस्सा फ्री भी है, उसके बाद कुछ पैसा देना पड़ता है, थोड़ा सा अधिक खपत पे अधिक देना पड़ता है, जैसे छत्तीसगढ़ में बिजली का है। लेकिन खपत गिर गई। अभी मैं बतलाऊं आपको सरकारों का हाल ये है, पिछले 2-3 सरकार से एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट है। छत्तीसगढ़ के एक बड़े सीनियर इंजीनियर ने प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई है कि गंगरेल बांध से रायपुर शहर तक जो नहर से खुला पानी आता है, वो चारों तरफ रिसते जाता है पानी, और लोग पंप लगा लगा के खेतों पे भी निकाल लेते हैं और उसमें मरे जानवर फेंक देते हैं, गंदगी फेंक देते हैं। तो जब तक रायपुर वो पानी पहुंचता है तो थोड़ा हिस्सा पहुंचता है, उसका आधा 1/4 ऐसा हिस्सा यहाँ पहुंचता है। फिर यहाँ पे जो फिल्टर प्लांट है उस पर बड़ा जोर पड़ता है, इतनी गंदगी मिल चुकी रहती है। इसका एक प्रोजेक्ट बनाया था इस सीनियर इंजीनियर ने, वो रमन सिंह मुख्यमंत्री थे उनको भी दिया था, भूपेश मुख्यमंत्री थे उनको भी दिया था, अभी भी शायद दिया होगा। उसमें यह था कि बड़ी पाइपलाइन डाल दी जाए, वहां से गंगरेल से रायपुर तक जगह है, नहर बनी हुई है, उसी में डाल दी जाए बड़ी पाइपलाइन। पानी रफ्तार से आएगा, चोरी नहीं होगा, हवा में नहीं उड़ेगा, गंदगी नहीं मिलेगी और पानी बर्बाद नहीं होगा। आज वहां से रवाना होता है तो यहाँ आधा चौथाई पानी पहुंच रहा है। आंकड़े हैं सब कि अगर यहाँ 5 मिलियन क्यूबिक फीट या मीटर पानी चाहिए तो वहां शायद 10 या 15 या 20 छोड़ना पड़ता है वहां से। ये पानी आएगा कहां से धरती पे जब पानी कम हो रहा है तो? और इसमें कहीं पंप नहीं लगना था, ये ग्रेविटेशनल फोर्स से, धरती के गुरुत्वाकर्षण शक्ति से ढलान है ऐसा, उस ढलान से बांध से पानी रायपुर तक अपने आप आ जाएगा। लेकिन सरकारों ने दिलचस्पी नहीं ली उसमें। जो भी मंत्री अफसर इंचार्ज है वो देख सकते हैं, अभी भी किसी की दिलचस्पी हो तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं इस इंजीनियर का नाम नंबर दे दूंगा। सरकारी इंजीनियर हैं, कोई ठेका कंपनी के इंजीनियर नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान पानी बचाने की तरफ जा नहीं रहा है। और मैं कह रहा हूं, आप कुछ साल बाद देखिएगा, ये YouTube अगर जिंदा रहेगा तो मेरा वीडियो बने रहेगा इस पर। बहुत खराब हालत होगी, लोग बीमार पड़ेंगे, इलाज का खर्च बढ़ेगा, सरकार को मौतों पे मुआवजा देना पड़ेगा, जानवर मरेंगे, फसल प्रभावित होगी। गंदा पानी पी पी के हमारी सेहत जो खराब होगी, बच्चों की सेहत खराब होगी, तो उनकी उत्पादकता घटेगी। यह अखबार का आंकड़ा कहता है कि प्रदूषित पानी के कारण जीडीपी में 6% नुकसान का खतरा है। 6% जीडीपी में। जीडीपी को 1% बढ़ाने के लिए पहाड़ चढ़ना पड़ता है सरकार को, इधर 6% कम होने का खतरा है। आंकड़े बहुत सारे हैं, लेकिन मैं उसमें ज़्यादा उलझाना नहीं चाहता आपको। सोचिएगा अपने जनप्रतिनिधि को, चाहे वो आपका पंच सरपंच हो, चाहे पार्षद हो, महापौर, नगर पालिका, नगर निगम अध्यक्ष हो, जो भी हो, जिला पंचायत अध्यक्ष हो, विधायक, सांसद हो, पानी के बारे में पूछिए, सोचिए, बचाने का सोचिए। मैंने रायपुर शहर की सड़कों पे देखा, प्रेशर पंप लगा लगा कर कार धोने के लिए लोगों ने कारोबार चालू किया, बोर्ड लगा के रखे हैं। मैंने उसके वीडियो बना बना के कई लोगों को भेजे कि ये पानी की ऐसी बर्बादी हो रही है। लोग कार छोड़ते हैं 150-200 रुपए में पंप के पानी से, वही पानी वही है, जमीन के नीचे से निकाल के
पूरी गाड़ी को धोया जा रहा है, पूरा कारोबार चल रहा है पानी से सड़क किनारे। ऐसा नहीं कि वहाँ म्यूनिसिपल या जिला प्रशासन के या राज्य सरकार के अफसर नहीं निकलते हैं, उन्हीं के इलाके की बात कह रहा हूँ। नहीं रोका किसी ने। तो मैं आपके सामने इस बात को कह रहा हूँ, पानी की कमी से जूझना, उससे सावधान होना अगर हमने शुरू नहीं किया तो मैं बताऊं आपको, एक पुरानी लाइन है, मेरी गढ़ी हुई नहीं है, किसी और समझदार ने, मुझसे ज़्यादा समझदार ने ये लाइन लिखी है बहुत पहले, बरसों पहले। जल है तो कल है। इसके बाद क्या कहूँ मैं आपको। पानी को बचाना, प्रदूषित होने से बचाना। अगर आप चाहते हैं कि आपके शहर में पानी के लिए आपको टैंकर के पास बाल्टी लेकर न लगना पड़े, तो अपने नलों में, अपने ट्यूबवेल में मीटर लगवाने की पहल आप खुद कीजिए। आपको लग रहा होगा कि मैं बेवकूफ़ी की बात कह रहा हूँ, आपके हितों के खिलाफ कह रहा हूँ, 10-20 रुपया महीना आपके ऊपर बोझ बढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं बतलाऊँ आपको, माले मुफ्त दिले बेरहम। पुरानी बात है कि मुफ्त का माल जो है उसको बेरहमी से खाया पिया जाता है। आपने देखा है ना, वो कोई आम सभा होती है राजनीतिक दल की, तो लौटते समय लोग कुर्सियां उठा के ले जाते हैं। कहीं योग का एक कार्यक्रम हुआ था मेरे शहर में, सरकारी कार्यक्रम था योग का। उसमें नीचे रबर की मैट, रबर की चटाई बिछाई गई थी लोगों के योग करने के लिए। जाते समय सब लोग वो रबर की चटाई उठा के ले गए, योगा मैट उठा के ले गए। जिम्मेदारी नहीं है यहाँ लोगों में। जब तक मुफ्त का पानी रहेगा तब तक लोग उसको बहाते रहेंगे। इसलिए कोशिश कीजिए कि पानी पर टैक्स लगे। मैं सच कह रहा हूँ, आज ये 20 रुपया अगर आप नहीं बचाएंगे महीने का, तो आप धरती को बचा लेंगे अपने आप। धरती तो बचे ही रहेगी, आप अपने आप को बचा लेंगे। धरती का कुछ नहीं है, लोग प्यास से मर भी जाएं सारे लोग तो धरती बनी रहेगी, और इंसान बहुत सारे मर जाएंगे तो धरती और ज़्यादा खुशहाल जगह हो जाएगी। फिर मिलेंगे। आपको लगता है कि मेरी फिक्र जायज़ है तो हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आपका क्या कहना है इस बारे में। मैं वो इंदौर के जमींदार साहब ने जिस जुबान में कहा है, मैं उस जुबान का इस्तेमाल नहीं करता हूँ। फिर भी आपको मालूम है, आपने चारों तरफ सुन लिया होगा, पढ़ लिया होगा। उनकी जुबान उनके साथ रहे, लेकिन मेरा आपका शहर, चाहे जो भी शहर हो, उसको जल संकट से बचाना हमारी सबकी जिम्मेदारी है। मैं इंदौर की इस घटना को लेकर भाजपा की एक बागी नेता उमा भारती का बयान भी देख रहा था। उन्होंने कहा यह बहुत बड़ा पाप है, इसका प्रायश्चित करना पड़ेगा। उमा भारती भगवा चोले में रहती हैं, उनको साध्वी भी लिखा जाता था, मुख्यमंत्री भी थी मध्य प्रदेश की। एक समय शायद भाजपा से बाहर भी चली गई थी, फिर लौट के आ गई थी। उन्होंने कहा बहुत बड़ा पाप हुआ है, इसका प्रायश्चित करना पड़ेगा। मैं आपको एक बात बताऊं, जब कभी भी सरकार अपनी जिम्मेदारी को धर्म से जोड़ दे, नेता अपनी सरकारी जिम्मेदारी को धर्म से जोड़ दे, तो ऐसे ही गड्ढे में गिरता है इंतजाम। शासन प्रशासन ऐसे ही गड्ढे में गिरते हैं। किस लिए? कि पाप पुण्य का मामला थोड़ी है। आप प्रायश्चित करोगे तो क्या ये 16 लोग लौट के आ जाएंगे? किस बात का प्रायश्चित? जो लोग हैं वहाँ के सांसद, विधायक, म्यूनिसिपल के अध्यक्ष, महापौर, पार्षद, जो अफसर हैं वहाँ के, उनको सीधे सीधे सजा मिलनी चाहिए, उनको इस्तीफा देना चाहिए, उनको टर्मिनेट कर देना चाहिए। जहाँ भी सरकारी इंतजाम, सरकारी नियम इजाज़त देते हो, हटाना चाहिए उन लोगों को, सबको। और ये सांसद, विधायक जो लोग वहाँ के नाम पे चल रहे हैं बड़े बड़े, उनको हटाना चाहिए वहाँ से, खारिज करना चाहिए उनको।
दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश में 10 साल संन्यास ले चुके थे चुनाव हारने के बाद। तो ये तो बहुत धिक्कार की नौबत है ये इंदौर में। तो मैं इस पक्ष में नहीं हूं कि इसको पाप मान लो, इसको पुण्य मान लो। अगला कदम होगा कोई बाबा वाबा वहां पहुंच जाएगा, पिछले जन्म के पापों का नतीजा मिल रहा है, इस जन्म में कुछ ऐसा मत करो, अगले जन्म में अच्छा होगा, इस तरह की बात होगी। तो ये उमा भारती ने जो कहा है, उन्होंने सरकार की आलोचना तो की है, लेकिन इसको पाप पुण्य से जोड़ दिया। इसका पाप पुण्य से क्या लेना देना है? क्या प्रायश्चित होता? प्रायश्चित क्या चीज होती है? सरकारी काम है, इसमें काहे का प्रायश्चित? जिम्मेदारी तय करके सजा देनी चाहिए। फिर मिलेंगे। चलते चलते एक छोटी सी सलाह कि आप बीड़ी सिगरेट गुटखा तंबाकू से दूर रहें, क्योंकि कैंसर को न्योता देता ही देता है तंबाकू। कैंसर बहुत बुरी मौत मारता है। मैं आपको बताऊं, अगर आप तंबाकू खाते पीते हैं तो आपको कैंसर से मरते देख के आपका पूरा परिवार जीते जी मर जाएगा, इतनी तकलीफ होती है। ये मत समझिएगा कि मैं नाजायज आपको डरा रहा हूं। अगर आप तंबाकू के शौकीन हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो आपकी ये हरकत ही आपके मन में खौफ पैदा करने वाली होनी चाहिए कि बहुत बुरी मौत होती है तंबाकू से होने वाले कैंसर से। फिर मिलेंगे।